प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना की परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना का किया शिलान्यास। कहा, मेक इन इंडिया मेक फॉर ग्लोब के मंत्र पर आगे बढ़ते हुए भारत अपने सामर्थ्य में कर रहा है तेजी से वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार किए साझा। सूर्य उपासना के छठ पर्व की देशवासियों को दी बधाई। सूर्य उपासना की परंपरा को भारत की सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हुई प्रगति से जोड़ते हुए देशवासियों से सौर ऊर्जा अभियान को जन आंदोलन में बदलने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने हाल ही में स्वदेशी रॉकेट द्वारा एक साथ छोड़े गए 36 उपग्रहों को बताया अंतरिक्ष क्षेत्र में महान उपलब्धि। कहा, विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में निजी क्षेत्र और युवाओं के आगे आने से आ रही है नई क्रांति। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी। भाजपा के 32 स्टार प्रचारक सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों से जनसभाओं के साथ अपना विजय संकल्प अभियान करेंगे शुरू। अन्य पार्टियों ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। नाम वापसी के बाद 413 उम्मीदवार मैदान में। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में भगदड़ में मारे जाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर हुई 153। राष्ट्रपति ने घटना की जांच के दिए आदेश। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जताया शोक। और खेल जगत की खबरों में आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पर्थ में भिड़ंत। भारत ने टॉस जीता, चुनी बल्लेबाजी। अंतिम 11 में अक्षर पटेल की जगह दीपक हुडा शामिल। और देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है सूर्य उपासना का महापर्व छठ। 4 दिन के छठ पर्व अनुष्ठान के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्पित किया अर्घ्य। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में C-295 विमान विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी। ये देश में निजी क्षेत्र में पहला विमान विनिर्माण केंद्र होगा। इससे निजी कंपनियों की क्षमता सामने लाने में भी मदद मिलेगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत एरोस्पेस उद्योग में तकनीकी और विनिर्माण प्रगति को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के विनिर्माण हब की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत को दुनिया का बड़ा विनिर्माण हब बनाने की दिशा में हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। भारत आज अपना फाइटर प्लेन बना रहा है। भारत आज अपना टैंक बना रहा है, अपनी सबमरीन बना रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में बनी दवाइयां और वैक्सीन भी आज दुनिया में लाखों लोगों का जीवन बचा रही। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि देश मेक इन इंडिया मेक फॉर ग्लोब के मंत्र पर आगे बढ़ते हुए परिवहन विमान का बहुत बड़ा निर्माता बनेगा। भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, भारत में बने मोबाइल फोन, भारत में बनी कारें आज कितने ही देशों में छाई हुई है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द ग्लोब, इस मंत्र पर आगे बढ़ता रहा भारत आज अपने सामर्थ्य को
और बढ़ा रहा है। अब भारत ट्रांसपोर्ट प्लेन का भी बहुत बड़ा निर्माता बनेगा। आज भारत में इसकी शुरुआत हो रही है और मैं वो दिन देख रहा हूं जब दुनिया के बड़े पैसेंजर प्लेन्स भी भारत में ही बनेंगे। गुजरात के वडोदरा में C-295 विमान विनिर्माण केंद्र के आधारशिला कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये केवल निजी क्षेत्र द्वारा बनाए जा रहे एक विमान की ही उड़ान नहीं होगी, बल्कि यह रक्षा क्षेत्र में सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की उड़ान होगी। आज देश में प्राइवेट सेक्टर द्वारा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की नई यात्रा शुरू हो रही है। इस फैसिलिटी द्वारा निर्मित विमान की उड़ान केवल एक प्लेटफॉर्म की उड़ान नहीं होगी, बल्कि वह रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग की उड़ान होगी। वह हमारी रक्षा सशक्तिकरण की उड़ान होगी और वह रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की उड़ान होगी। और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने C-295 विमान विनिर्माण केंद्र के आधारशिला कार्यक्रम में कहा कि विमान निर्माण के लिए ये फैसिलिटी देश में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को नए आयाम देने के साथ ही युवा उद्यमियों को बेहतर अवसर भी उपलब्ध कराएगी। I am confident that this project will propel India into the next generation of advanced manufacturing. It will build a diverse and very highly sophisticated skills, ecosystem, supplier base, and more importantly, give tremendous high-tech opportunity for young entrepreneurs and students. And this will also catapult India to produce quality systems, which will help India to produce high precision and high quality manufacturing products. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी का गुजरात के वडोदरा में वहां के लोगों ने भव्य स्वागत किया। तो वडोदरा में प्रधानमंत्री का ये भव्य स्वागत। और जो लोग समाज के लिए मिसाल होते हैं या समाज को प्रेरणा देने वाला काम करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ऐसे लोगों को हर स्तर पर प्रोत्साहित करते ही रहते हैं। ऐसे ही कुछ बच्चे हैं जो पहले गुजरात के अंबाजी मंदिर पर भीख मांगा करते थे, लेकिन अब भिक्षा छोड़कर शिक्षा की राह चुन ली है। पिछले महीने अपने गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी इन बच्चों से मिले थे और प्रोत्साहित किया था। और अब ये बच्चे 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर अपना कौशल दिखाएंगे और राष्ट्रीय एकता परेड में हिस्सा भी लेंगे। देखते हैं इन बच्चों के जीवन में ये परिवर्तन आखिर कैसे आया। मेरा नाम जो भी हो, लोग मुझे अलग अलग नाम से बुलाते थे। छोटू, भिखारी, बेचारा, गरीब। तो बेन हो करिए तो मैं पैसा तो जोजे के भणवा माथे गरीब मानस को कोई मजूरी नहीं था, पेट गुजारो था इसे। मेरा पता अंबाजी का ये गब्बर। मैं और मेरे दोस्त 11 साल पहले 11 नंबर की बस से रोज ये 1100 सीढ़ियां चढ़ते उतरते, गीत गाते, पैसे कमाते। ऐसे में एक दिन हमें पंख मिले। पहली बार हम चढ़कर नहीं, उड़कर गब्बर पर गए। और उतरे सीधे स्कूल के आंगन में।
पहले का यूनिफॉर्म देखिए और आज का देखिए। मुझे बहुत पसंद है ये यूनिफॉर्म। और हमारी गुजरात सरकार भी देखिए ना, हम आदिवासियों के लिए कितना कुछ करती है। हमें यूनिफॉर्म मुफ्त मिलती है, किताबें मुफ्त मिलती है, हमारे लिए कितने हॉस्टल शुरू किए गए हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स भी शुरू किए हैं। अब हमें बड़े बड़े शहरों की तरह शिक्षा मिलती है। पहले पैसे कमाने के लिए घर से निकलते थे, आज नाम कमाने। पहले हाथ में कटोरा था, आज पेंसिल है। पहले रोज ये घंटी बजाकर भिक्षा मांगते, आज ये घंटी बजती है तो शिक्षा मिलती है। साहब तो पहले भी करते थे, लेकिन आज सच्चे गुरु को साहब कहते हैं। आपको पता है, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं था हमारा, जन्म किस लिए हुआ ये भी पता नहीं था। पहले उन्हों का नाम भी नहीं आता है, पढ़ना कहाँ आता था उन्हों को, इसलिए वो अंगूठा मार देते थे, इसलिए उठा देते थे उन्हों को और भगा देते थे। आज हम सभी के पास अपने अपने गोल है। क्या बनना है बड़ा होके? पुलिस, टीचर, डॉक्टर, टीचर, फौजी। इस स्टीयरिंग ने हमारी दिशा बदली है। पहले भ से भिक्षा होता था, अब ब से भरोसा होता है खुद पर। हमारी और हमारे शिक्षकों की उपस्थिति सीधी वहाँ विद्या समीक्षा केंद्र में दर्ज होती है। हमारे रिजल्ट से जुड़ी छोटी से छोटी डिटेल्स को देखकर हमारी आगे की पढ़ाई की प्लानिंग की जाती है। पहले एक तारा बजाते थे और गाते थे, आज हमारा खुद का ये बैक पाइपर बैंड है। મારી એવી ઈચ્છા છે કે હું ઇન્ડિયન આર્મીમાં જાઉં અને દેશની રક્ષા કરું। पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के सामने भी हमने परेड की थी। अब तो हम 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होने वाली राष्ट्रीय एकता परेड में भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। एक बात बताऊं, पढ़ाई तो थी नहीं और ना ही घर था। एक समय था जब बारिश आने पर हमारे झोपड़े में कमर तक पानी भर जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब के एकजुट प्रयासों के कारण अब हमारे पास और हमारे जैसे गब्बर पर्वत पर सालों से झोपड़ों में बसते कितने ही लोगों के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण खुद का घर है, वो भी लाइट, पानी, शौचालय, सभी सुविधाओं के साथ। नए पंखों के साथ आकाश विशाल दिखता है, नई आंखों के साथ दुनिया ज्यादा सुंदर दिखती है। बताओ किसकी वजह से? नरेंद्र भाई मोदी साहब, भूपेंद्र भाई साहब की डबल इंजन सरकार के कारण और हमें मदद और मार्गदर्शन देने वाले उषा बहन और श्री शक्ति फाउंडेशन के कारण। इनके कारण हमें शिक्षा मिली, बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड से पहचान मिली, आवाज से रक्षण मिला और बैक पाइपर बैंड से जीवन के नए राग सीखने को मिले। एक नया, अच्छा और गरिमापूर्ण जीवन मिला। भिक्षा से शिक्षा के मेरे सफर में साय की तरह रहे उषा बहन और श्री शक्ति फाउंडेशन। धन्यवाद उषा बहन, गब्बर की सीढ़ियों से लाकर जीवन की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, हमें पक्की छत और सुरक्षित जीवन देने के लिए। तो बदलाव की ये कहानी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देशवासियों को सूर्य उपासना के महापर्व छठ की शुभकामनाएं दी। पीएम ने भारतीय संस्कृति में सूर्य के महत्व को उजागर करते हुए सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने सूर्य उपासना के त्योहार छठ पर्व पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमारी संस्कृति में सूर्य के महत्व को रेखांकित करता है। साथ ही यह पर्व स्वच्छता के साथ प्रकृति के साथ जुड़ने का भी संदेश देता है।
आज बिहार और पूर्वांचल के लोग देश के जिस भी कोने में हैं, वहां धूमधाम से छठ का आयोजन हो रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों और गुजरात के कई हिस्सों में छठ का बड़े पैमाने पर आयोजन होने लगा है। मुझे तो याद है, पहले गुजरात में उतनी छठ पूजा नहीं होती थी, लेकिन समय के साथ आज करीब करीब पूरे गुजरात में छठ पूजा के रंग नजर आने लगे हैं। ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। आजकल हम देखते हैं विदेशों से भी छठ पूजा की कितनी भव्य तस्वीरें आती हैं। यानी भारत की समृद्ध विरासत, हमारी आस्था दुनिया के कोने कोने में अपनी पहचान बढ़ा रही है। इस महापर्व में शामिल होने वाले हर आस्थावान को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति में सूर्य के महत्व को बताते हुए छठ पूजा और सौर ऊर्जा में भारत के बढ़ते कदमों को एक ही परंपरा का हिस्सा निरूपित किया। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा आज भारत के गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों का कायाकल्प कर रही है। सोलर एनर्जी आज एक ऐसा विषय है जिसमें पूरी दुनिया अपना भविष्य देख रही है, और भारत के लिए तो सूर्यदेव सदियों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं। भारत आज अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ रहा है। तभी आज हम सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गए हैं। सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है, वो भी अध्ययन का विषय है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने पीएम कुसुम योजना का विशेष रूप से जिक्र किया, जिसके तहत लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करते हैं और उस बिजली को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने तमिलनाडु के कांचीपुरम के किसान थिरु के एलिझन और राजस्थान के भरतपुर के किसान कमल मीणा के उदाहरणों से बताया कि सौर ऊर्जा से समाज का कायाकल्प हो रहा है। प्रधानमंत्री ने देश के पहले सौर ग्राम गुजरात के मोढेरा का भी उल्लेख किया, जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा के प्रयोग का अनुपम उदाहरण पेश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में इस गांव के 2 निवासियों विपिन भाई एवं वर्षा बेन से फोन पर बात भी की और उनके अनुभव साझा किए। आपने कुछ दिन पहले देश के पहले सूर्य ग्राम गुजरात के मोढेरा की खूब चर्चा सुनी होगी। मोढेरा सूर्यग्राम के ज्यादातर घर सोलर पावर से बिजली पैदा करने लगे हैं। अब वहां के कई घरों में महीने के आखिर में बिजली का बिल नहीं आ रहा, बल्कि बिजली से कमाई का चेक आ रहा है। ये होता देख अब देश के बहुत से गांवों के लोग मुझे चिट्ठियां लिखकर कह रहे हैं कि उनके गांव को भी सूर्यग्राम में बदला जाए। यानी वो दिन दूर नहीं जब भारत में सूर्य ग्रामों का निर्माण बहुत बड़ा जन आंदोलन बनेगा, और इसकी शुरुआत मोढेरा गांव के लोग कर ही चुके हैं। भारत की संस्कृति में सूर्य के महत्व को प्रधानमंत्री ने हमारे पूर्वजों की प्रकृति और पर्यावरण की गहरी समझ के साथ जोड़ा। उन्होंने सौर ऊर्जा के कार्यक्रमों को एक जन आंदोलन में बदलने का लोगों से आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि देश के युवाओं की क्षमताओं की बदौलत अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में भारत नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज ये युवा अपनी प्रतिभा और उत्साह के बल पर नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मन की बात में अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को देश के युवाओं की क्षमताओं का प्रतीक बताया। इस संदर्भ में उन्होंने हाल ही में भारत के एक साथ 36 उपग्रहों के अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने की उपलब्धि का जिक्र किया। अब से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, भारत ने एक साथ 36 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले मिली ये सफलता एक प्रकार से ये हमारे युवाओं की तरफ से देश को एक स्पेशल दिवाली गिफ्ट है।
इस लॉन्चिंग से कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक पूरे देश में डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। इसकी मदद से बेहद दूर दराज के इलाके भी देश के बाकी हिस्सों से और आसानी से जुड़ जाएंगे। देश जब आत्मनिर्भर होता है तो कैसे सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचता जाता है, ये इसका भी एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को याद दिलाया कि एक समय था जब विकसित देशों ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था, लेकिन भारत ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर लिया और आज अंतरिक्ष और व्यावसायिक उपग्रह छोड़ने के मामले में भारत विकसित देशों को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रह निर्माण में निजी क्षेत्र की कंपनियों के आने से भारत की युवा शक्ति में नए उत्साह का संचार कर दिया है। जब स्टूडेंट्स की बात आए, युवा शक्ति की बात आए, नेतृत्व शक्ति की बात आए, तो हमारे मन में घिसी पीटी पुरानी बहुत सारी धारणाएं घर कर गई हैं। कई बार हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट पावर की बात होती है तो इसको छात्र संघ चुनावों से जोड़कर उसका दायरा सीमित कर दिया जाता है, लेकिन स्टूडेंट पावर का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। स्टूडेंट पावर भारत को पावरफुल बनाने का आधार है। आखिर आज जो युवा है वही तो भारत को 2047 तक लेकर जाएंगे, जब भारत शताब्दी मनाएगा। युवाओं की ये शक्ति, उनकी मेहनत, उनका पसीना, उनकी प्रतिभा भारत को उस ऊंचाई पर लेकर जाएगी जिसका संकल्प देश आज ले रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्टार्टअप के आने से हो रहे परिवर्तनों का जिक्र किया है। देश के आईआईटी और अन्य संस्थानों के विद्यार्थियों द्वारा नई नई तकनीकों के अनुसंधान और हैकाथॉन में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली युवाओं की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ये युवा अपनी प्रतिभा और उत्साह के बल पर नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। आपको याद होगा, मैंने लाल किले से जय अनुसंधान का आह्वान किया था। मैंने इस दशक को भारत का टेकेड बनाने की बात भी कही थी। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा, इसकी कमान हमारी आईआईटीज के स्टूडेंट्स ने भी संभाल ली है। इसी महीने 14-15 अक्टूबर को सभी 23 आईआईटीज अपने इनोवेशंस और रिसर्च प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करने के लिए पहली बार एक मंच पर आए। इस मेले में देश भर से चुनकर आए स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स, उन्होंने 75 से अधिक बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित किया। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, 5G कम्युनिकेशंस, ऐसी ढेर सारी थीम्स पर ये प्रोजेक्ट बनाए गए थे। प्रधानमंत्री ने युवा शक्ति से अधिक विज्ञान और नवाचार की ओर उन्मुख होने का आह्वान किया। उन्होंने युवा शक्ति को केवल छात्र संघ के चुनाव और राजनीति से जोड़ने की प्रवृत्ति को गलत बताया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति देश के निर्माण में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया के एकता नगर में पर्यटकों के लिए मियावाकी फॉरेस्ट का उन्होंने उद्घाटन किया। मियावाकी फॉरेस्ट का नाम जापानी वनस्पति शास्त्री डॉक्टर अकीरा मियावाकी के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर मियावाकी को अलग अलग पौधों को एक साथ लगाने के उनके तकनीक के लिए जाना जाता है। उनकी ये तकनीक अर्बन फॉरेस्ट को विकसित करने में सफल मानी जाती है।
और अब बात कर लेते हैं विधानसभा चुनावों की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में नाम वापस लेने के बाद अब 68 विधानसभा सीटों के लिए कुल 413 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। नामांकन वापसी के अंतिम दिन कल 92 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। कांग्रेस के 8 बागी उम्मीदवारों ने भी नामांकन वापस कर लिया। नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक बड़े हादसे की खबर। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में भगदड़ में मारे जाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 153 हो गई है। कल शाम हैलोवीन उत्सव के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। इटीवोन जिले में प्रसिद्ध नाइट लाइफ क्षेत्र में हैलोवीन उत्सव मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। यहां मची भगदड़ के दौरान 75 लोग घायल हो गए थे। सियोल के योंगसन दमकल विभाग के प्रमुख ने कहा कि मारे जाने वालों की संख्या बढ़ सकती है। पुलिस ने सियोल के इटीवोन को बंद कर दिया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने आपातकालीन बैठक कर घायलों के इलाज में मदद के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने का आदेश दिया। साथ ही देश में राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की गई। और अब बात महापर्व छठ की। आस्था का महापर्व छठ देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिन के छठ पर्व अनुष्ठान के तीसरे दिन आज श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। विक्रम संवत के कार्तिक माह में मनाया जाने वाला छठ पर्व जीवन के लिए सूर्य और धरती के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। 4 दिन की छठ पूजा का समापन कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ संपन्न होगा। तो आप सभी को छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ इस समाचार बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।